हिमेश जी, आज आपको टीवी से बॉलीवुड में बहुत बहुत स्वागत है। आपका लुक भी बहुत आज स्मार्ट लग रहा है, रणबीर कपूर की तरह लग रहे हो आप। थैंक यू सो मूछ नहीं है मच। ना आपका आज। लम्हे का अनिल कपूर तो नहीं लग रहा मैं, जब बिल्कुल उंगली बिल्कुल, से आप निकालने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल दिल की बात कह दिए। हम बात करते हैं आज आपकी लाइफ के बारे में। अरे बाबा। पहली बार अगर आप स्कूल गए, आप कितनी मतलब रो रहे थे या आप मतलब खुश हो गए थे स्कूल गए मैं तो? यार मेरा जब स्कूल में एडमिशन हुआ, मैं दूसरा बेटा हूँ घर का, मतलब मैं छोटा बेटा हूँ घर का। तो मैं माँ का बहुत ज़्यादा लाडला था, मतलब हूँ अभी भी। तो मैं जब स्कूल गया तो मैं बहुत ज़्यादा रोता था। तो हमारा स्कूल ऐसे था, अभी तो जैसे यहाँ पर तो मुंबई में आप देखते हैं बिल्डिंग्स हैं, सब है। तो हमारे जो स्कूल्स हैं, चंडीगढ़ से हूँ मैं। वो चंडीगढ़ पंचकूला में, हरियाणा में, वहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी बड़ी एक लैंड होती है और उसमें से आप लगा लीजिए सिर्फ 20% लैंड के ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया होता है। एक बिल्डिंग होती है जिसका कोई फर्स्ट फ्लोर नहीं होता और कोई सेकंड फ्लोर नहीं होता, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही होती है। और वो स्कूल था मेरा, उसका नाम था शिशु निकेतन। जी। एंड मैं बहुत ज़्यादा रोता था। तो माई मॉम वॉज ए लाइब्रेरियन बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो जब मैं होने वाला था तो उन्होंने जॉब छोड़ दी एंड आई वॉज कंटिन्यूसली विद माई मॉम। तो जब मैं स्कूल जाता था तो बहुत ज़्यादा रोता था। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि तू रोना मत, मैं तेरे को खिड़की से नज़र आऊँगी। क्या तो बात है। मैं जहाँ से जब जितना टाइम स्कूल चलता था तो मेरा ध्यान जो होता था वो क्लास के अंदर कम और खिड़की। बाहर ज़्यादा होता था, क्योंकि मेरी मम्मी बाहर बैठी होती थी, वो दिखती थी मेरे को बैठी हुई। तो परमिशन लेकर बैठती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा रोता था। जब जब मेरे को मम्मी नहीं नज़र आती थी तो मैं फिर से रोना शुरू हो जाता था। तो ऐसा होता था। तो मेरे जो इनिशियल आप बोल लीजिए कि किंडरगार्टन जो मेरा गया है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट गया है मेरे पेरेंट्स के लिए। मैंने तो खुलकर अपने अरमान पूरे किए हैं कि मैं तो रोने के लिए जाता था और रो के ही वापस आता था। ये तो स्कूल की बात हो गई है। जब अब मेरे हो गई कॉलेज की जब बात आई, हाँ। तो कॉलेज जाने के लिए एक्साइटमेंट थे या कॉलेज में भैया मतलब चलो ऐसे ही होता क्या है, मैं कितने एक्साइटमेंट कॉलेज जाने का? स्कूल से आप सीधा मेरे को कॉलेज ले गए हैं तो काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट डिटेल छूट गई हैं बीच में। क्योंकि उसके बाद माय मॉम वाज ए लाइब्रेरियन, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू। तो मेरी मॉम ने एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एक जॉब की। और जब मैं थर्ड ग्रेड में था, थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो मैं भी फिर उस स्कूल के अंदर आ गया। आना जाना सब कुछ एक बड़े ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर हुआ मेरा टिल टेंथ स्टैंडर्ड। मतलब आई वॉज ऑलवेज आंसरेबल टू माई टीचर्स, और टीचर्स को पता होता था कि ये भाटिया मैडम का लड़का है। तो मैं ज़्यादा शरारत नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने अपना मतलब जी भर के मैंने शरारत की। फिर उसके बाद प्लस वन प्लस टू मैंने कहीं और से की, तो वहाँ मेरे खूब पर निकले, खूब पर निकले। और मतलब जितना कुछ दबा हुआ था 15 सालों की उम्र तक का, वो मैंने प्लस वन प्लस टू में बहुत ज़ोर के और बहुत खूब से निकाला। और फिर उसके बाद प्लस टू के बाद एंट्री होती है, प्लस टू 10+2 मुंबई में कॉलेज में होता है मोस्टली, और हमारे जूनियर वहाँ कॉलेज। पे स्कूल्स में होता है। तो अभी क्या स्टेटस है वो मुझे पता नहीं है, शायद अभी भी स्कूल में ही होता है। तो कॉलेज में मेरी जब एंट्री हुई तो आई वॉज ऑलरेडी, आप बोल सकते हैं कि खुला परिंदा था मैं। तो जब कॉलेज में एडमिशन हुई तो एक चीज़, बड़ी अच्छी चीज़ याद है कि मेरे बॉबी देओल के जैसे बाल हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े शोल्डर लेंथ बाल हुआ करते थे। तो खालसा कॉलेज में मैं जाता था। तो मुझे जब मेरी एडमिशन हो गई, सब हो गया, तो मेरे फादर ने मुझे बोला, बेटा खालसा कॉलेज में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो तू बाल वाल कटवा के जाना, थोड़ा सा सोबर बन के जाना। तो जहाँ तक कॉलेज में जाके जैसे बहुत सारे लड़के खुलते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं या ऐसा वैसा, तो अपना वैसा था नहीं। तो क्योंकि मेरे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स थे हु हैड टेकन एडमिशन इन द खालसा कॉलेज। और फिर मेरे पास वो था कि यार पढ़ना ही है, कहीं पे भी पढ़ लेंगे। वैसे भी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं मेरा, दो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, बट उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं मेरा। तो मैं अपने को यही था यार कि मैं कॉलेज जाता था, और कॉलेज से हम लोग, आप लगाइए कि फर्स्ट पीरियड का अटेंडेंस दे के हम लोग 10:30 बजे का एक किरण थिएटर है वहाँ पे शो होता था। तो वहाँ नई नई इंग्लिश की पिक्चर्स लगनी शुरू हुई थी, जैसे फर्स्ट जुरासिक पार्क वन जी जी वाज द जी। फर्स्ट मूवी। तो हम लोग 10:30 बजे
10:30 पौने 11 के आसपास हम लोग थिएटर पहुंच जाते थे। शायद 11 से 1 का शो रहता था जी। या 1:30-2 बजे तक का रहता था, तो वो करते थे। तो वही एक्साइटमेंट था मेरा कॉलेज जाने का कि भैया, कि कॉलेज तो अपन डेली जाते थे, क्योंकि नहीं तो घर से डांट पड़ेगी, अटेंडेंस पूरी नहीं। अभी जी। कॉलेज में जाके क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसकी किसी को पड़ी नहीं थी, नहीं, कॉलेज जाना ज़रूरी है। लेकिन कॉलेज जाते थे। मुझे एक दूसरे करा कि आपकी लाइफ में पहला कोई प्रपोज स्कूल में हुआ या कॉलेज में हुआ, कोई लड़की ने प्रपोज किया या आपने प्रपोज किया कभी? यार मैंने तो मतलब जो मेरा पहला क्रश हुआ था ना, वो मुझे 6 स्टैंडर्ड में हो गया था। मेरी बायोलॉजी की टीचर थी, तो उनको तो प्रपोज कर ही नहीं सकते थे किसी भी हालत में। फिर उसके बाद जिस जिस पे भी क्रश रहा, वो उन लोगों का ध्यान या पढ़ाई पर होता था या किसी और पे होता था। तो ऐसी कोई मेरी जो कोई भी मोहब्बत ऐसी मुकम्मल हो नहीं पाई। तो आप कह लीजिए कि जब कॉलेज के अंदर भी कुछ ऐसा मेरा इंक्लिनेशन था नहीं, क्योंकि 44 बच्चों की क्लास होती थी, तो 44 में से 42 लड़के होते थे और 2 लड़कियां। अब उसमें और वो मतलब अ, लड़की भी हमको जो पसंद आती थी वो ऑलरेडी किसी और की गर्लफ्रेंड होती थी। तो यार ये इस मामले में अपना लक थोड़ा सा नहीं, काफ़ी वीक रहा है। हाँ, एक चीज़ मुझे याद है, एक लड़की को मैंने प्रपोज किया था 10+1 में। वो लड़की शायद ये वाला अगर इंटरव्यू देख रही हो तो उसको प्रपोज किया था, तो उसने सामने से मुझे भैया बोल दिया था। वो बाद में मुझे पता चला, बहुत बाद में जाके, कि वो मेरे साथ एक कोई 7वीं 8वीं में एक लड़का पढ़ता था, तो वो उसकी सिस्टर थी। दैट्स वाई शी कॉल्ड मी भैया, और या ये या वो, जो भी है। तो ये था, अपने +1 में नहीं, +2 में किया था। शी वॉज इन +1, तो उसे मुझे भैया बोल दिया था। तब से वैसा ऐसा बैड लक लगा कि मतलब कहीं मेरी बात मतलब अटकी ही नहीं। इतने स्मार्ट होने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। नहीं, फ़ायदे तो बहुत हुए भाई, फ़ायदे हुए। वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आपके सामने बैठा हूँ मैं अभी। ये बात तो सच मैं जब ज़िंदगी। आया था मुझे एक्टिंग नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता है कि शक्ल सूरत और हाइट की वजह से ही मुझे काम मिला, और धीरे धीरे सीख गए। तो कहते हैं कि जब आपके पास, देखो, जब ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है, जब आपके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है और कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है ना, तो उससे पहले जब अच्छा होने वाला, तो उससे पहले कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये आप ध्यान रखना। तो जब कुछ बहुत बुरा 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 हो रहा है, तो उसके बाद जो अच्छा होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। और यही हुआ। मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड बनी, वो बनी कि मतलब लोग देखते थे तो बोलते थे, अरे इसके पास कैसे अटक गई इसके पास कैसे फंस गई ये लड़की। अच्छा। और वो जो मेरी शुरू से ही एक ही टारगेट था कि मैं आई वोंट शिफ्ट फ्रॉम गर्ल टू गर्ल टू गर्ल टू गर्ल। मुझे जिससे शादी करनी होगी, मतलब जो सामने से बोल देगी ना लड़की मुझे आई लव यू, बस उससे ही शादी कर लूँगा मैं। क्या तो बात शुरू है। से यही था, और यही मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। जब मेरी जो प्रेजेंट वाइफ है संगीता, वो मेरी लाइफ में आई, वी वर डूइंग वन शो ऑन DD1। क्या बात है। द नेम ऑफ दैट शो वॉज अपने मेरे अपने। जी। बैक इन 2006 6 और 5, 5 या 6 के आसपास की बात है। तो वी वर इन द सेम शो। एक भी सीन नहीं हमारा हुआ साथ में, कभी भी फैमिली सीन भी नहीं हुआ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम शी वॉज ट्रैवलिंग, और उनका इंडिविजुअल ही सीन्स रहते थे कुछ पेरेंट्स के साथ। तो मेरा मेरा उन सीन्स के अंदर दखलंदाजी नहीं होती थी। लेकिन जब हुई दखलंदाजी, 1-2 सीन हुए साथ में, तो बोलते जब होना होता है तो पीछे बैंड बाजा बजना शुरू हो जाता है। तो वैसा हुआ, लिटरली वैसा हुआ। और बस पता नहीं लगा कब प्रपोज किया, कब आई लव यू हुआ, कब सगाई की अंगूठी डल गई, और कब शादी हो गई, और कब एक बच्चा पैदा हो गया। और हमारी शादी को अभी अप्रैल में, अभी ये जून चल रहा है, अप्रैल 2023 में 15 साल हो गए हैं। क्या और बात है। ऊपर वाले की दया है, भोलेनाथ की, बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं लाइफ से। आखिरी सवाल कि आप पहली बार क्या जॉब और कब स्टार्ट किया? जॉब आपने कोई भी जॉब किया स्टार्ट में? यार मैंने एक्चुअली मुझे शुरू से ही एक्टर बनना था, लेकिन मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी किसी भी तरीके की। तो वो गाइडेंस के चक्कर में मैंने बहुत सारी जॉब्स शिफ्ट की। मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं सीए कर रहा था, क्योंकि सोचने के लिए वक्त नहीं मिला था उतना ज़्यादा कि करना क्या है क्या नहीं करना। तो मेरा बड़ा भाई ऑलमोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था, उसका लास्ट का एक सेमेस्टर फंसा हुआ था। तो आई स्टार्टेड ऑल्सो डूइंग सीए, सो दैट आई कैन बाय सम टाइम फ्रॉम माई फादर, बिकॉज मेरे फादर की रिटायरमेंट बिल्कुल पास में थी, 1-2 साल के अंदर थी, और वो हमेशा
वो परप्लेक्स रहते थे कि भाई कि मेरी रिटायरमेंट पास में है, ये अभी सेटल नहीं हुए हैं, बड़े वाला ऑलरेडी सीए कर रहा है, ये भी दूसरा भी कूद पड़ा सीए करने के लिए, क्या बनेगा, मैं कब तक सपोर्ट कर पाऊँगा, ऐसा वैसा। तो मैंने 1-2 साल का वक्त लिया वो सीए करने के टाइम में। फिर उसके बाद मेरे को जब डिसाइड हो गया कि अब कुछ भी हो जाए, कि मतलब मेरे मुंह के अंदर जो रोटी जाएगी, जो दाना जाएगा, वो एक्टिंग की कमाई का ही जाएगा। जब ये सोच लिया ना मैंने कि अब तो कुछ भी हो जाए इस जीवन में, मुझे अल्टीमेटली कलाकारी ही करनी है। जब मैंने वो डिसाइड किया तो मैंने सीए छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत पापड़ बेले। मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग की हुई है, मैंने सिग्नल पे बुक्स तक बेची हुई हैं, क्या बात वो है। सब किया है मैंने। फिर मैंने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की जॉब की। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे महीने का 1,500 रुपये में मैं नौकरी करता था। बैक इन क्या 2000 की बात बात कर रहा हूँ, 2001-2002 की। 2000 में मैं ग्रासिम मिस्टर इंडिया होकर आया था। मैं चाहता तो मैं मॉडलिंग भी कर सकता था, लेकिन मॉडलिंग मेरी चॉइस नहीं थी, मेरा फोर्टे नहीं था। तो मुझे एक्टिंग ही करनी थी, लेकिन एक्टिंग आती नहीं थी। तो मैं बहुत टंग टाइट था, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता था लोगों से। तो मैंने उसको खोलने के लिए मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग का शुरू किया, मेरी बोलने की थोड़ी सी आदत बनी। फिर उसके बाद मैंने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्स किया। फिर वो जॉब की मैंने, वो जॉब लेकर मैं दिल्ली में मैंने जॉब की। फिर दिल्ली से कुछ मैंने आप लगा लीजिए उस ज़माने में 60-70 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा होता था। जी, जो आज की डेट में आप लगा लीजिए 3-4 लाख रुपए की वैल्यू है, वो 60-70 हज़ार की वैल्यू हुआ जी, करती थी उस समय। तो मैंने वहाँ से पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा इकट्ठा करके मैं मुंबई के अंदर आया। मेरे को जो आप ये सोचकर हंसेंगे, सुनकर हंसेंगे, कि जो मुझे दिल्ली में जिस जॉब के लिए मुझे 35,000 रुपये मिलते थे, जी, और उसमें मैं 5,000 रुपये में खर्चा चलाकर अपना 30,000 रुपये में जोड़ता था, वही जॉब मैंने मुंबई में आके सिर्फ़ और सिर्फ 8,000 रुपये में की है। क्या मात्र बात। 8,000 रुपये में। और मेरे पास सब मेरे खर्चे निकालने के बाद, ट्रैवलिंग निकालने के बाद, सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये बचते थे। माय गॉड। और मेरा जो डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, मैं दिन में सिर्फ एक ही मील लेता था, एंड दैट यूज़ टू बी भेलपुरी। चार बंगला में रहता था मैं। माय गॉड। तो 8 महीने इस हिसाब से चलाया, बिकॉज मेरे को जो बॉम्बे वाले थे उन्होंने नाइट शिफ्ट में डाला था। और मेरे पास, मैं 2 साल का टाइम लेकर आया था मॉम से। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा जब 2 साल में मेरे को ट्राई कर लेना, तो अगर नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो मेरे को घर से निकले हुए ऑलमोस्ट एक साल और कुछ 4 महीने हो गए थे, तो 8 महीने बचे थे सिर्फ। तो मैंने कहा यार अब मेरे नौकरी वालों ने, बोलते हैं ना जब कुछ बुरा होता है तो वो किसी अच्छे का सिग्नल भी जी, होता जी। है। तो मेरे जो जॉब वाले थे उन्होंने नाइट शिफ्ट का काम ख़त्म कर दिया, एंड दे शिफ्टेड मी टू द डे माय शिफ्ट। गॉड। मैंने डे शिफ्ट में मुश्किल से 1 वीक काम किया होगा, उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो मेरे सब लोग, दोस्त लोग बोलने लगे, अरे पागल है तू, बंदा बंदा है, 8,000 रुपया आ रहा है। 8,000 बहुत होता था, आज के आप लगा लीजिए कम से कम 30-35 हज़ार के आसपास का हो गया 8,000 रुपया। तो उन्होंने कहा कि तू 8,000 की बंदी बंदाई नौकरी छोड़कर तू ये सब क्या कर रहा है। तो बहुत लोगों ने डांटा, लेकिन आप ये सोचिए कि मेरे पास एग्जैक्ट 15th डे पे जब मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, मेरे पास एक ऐड था ब्लू स्टार एसी का। जी, वाह, वाह, वाह! तो बराबर। जहाँ मैं पूरे महीने घिस कर 8,000 रुपये कमाता था, तो वो ब्लू स्टार एसी का ऐड मुझे 8,000 रुपये में मिला था। तो मैंने कहा ये मेरे को सिग्नल मिल गया अभी। अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, अब मैं सही पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, मतलब चल रहा है। कंटिन्यूटी में काम भी नहीं रहा। कभी ऐसा भी था कि भाई, कि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि 2,500 रुपया, ये सुनने वाली बात है, 2,500 रुपया था मेरे बैंक अकाउंट में। और मेरे पेमेंट्स कहीं से पेंडिंग थे, तो 2,500 रुपया था। तो मैंने डांस सीखने का शौक चढ़ा था। तो जो टीचर था वो घर पर आके सिखाता था। तो वो बोलता था कि सर आप कोई वीसीडी प्लेयर रहेगा तो वो आप ले लो सेकंड हैंड कहीं से, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो मैंने कहा यार सेकंड हैंड इज़ बिलो माई स्टैंडर्ड। तो मैं 2,500 रुपया था मेरे अकाउंट में, मैं 2,000 रुपया निकाल कर उसका वीसीडी प्लेयर लेकर आया था। तो आप सोचिए कि बाहर से कोई आदमी आया हो और उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये रह गए, तो उसकी क्या हालत होगी, जो कि रेंट पे रहता है, खाना अपना खाता है और ये सब। आप और ये लगाइए कि भोलेनाथ की ऐसी कृपा थी कि जब मैं वो डीवीडी प्लेयर लेकर या वीसीडी प्लेयर लेकर जब तक मैं अपने घर तक पहुंचा हूं, जी। तो मुझे एक मेरा प्रोड्यूसर था वहाँ पे, मेरे को पता भी नहीं
तो उसका कॉल आया कि भैया आपका पेमेंट पेंडिंग है, वहाँ से अकाउंट्स वाले कॉल आया, आपका पेमेंट पेंडिंग है सर, आकर ले जाइए। क्या बात है, मैंने भैया ऊपर सिस्टम छोड़ा, फटाफट यू टर्न मार के मैं भागा वापस क्या बात अपना है। पेमेंट उठाने के लिए। 35,000 रुपये का, आई रिमेंबर आज तक मेरे को वो अमाउंट याद है, 35,000 रुपये का एक पेमेंट था। साथ अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उस चेक को फ्रेम करा देता सच में। उस समय तो चेक ही मिलता था, अकाउंट ट्रांसफर राइट वगैरह राइट। नहीं होता था। तो ऐसी एक्साइटिंग लाइफ रही है आज आपके कारण, थैंक यू सो मच, आपके कारण मुझे वो सब बातें याद आ रही हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे ये सब बताते हुए। पुरानी यादें, पुरानी बातें। यस 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 उम्मीद करते हैं नए उम्मीद के साथ साबी के साथ साथ और भी बहुत कुछ प्रोजेक्ट मिले। आपके इतने अच्छे सोच विचार है, आपके मुस्कान बहुत प्यारे हैं। तो उम्मीद करते हैं सर इस तरह आप हंसते रहिए और काम करते रहिए। टीबी से बोलूँ बहुत स्वागत जी सर। पंकज भाटिया, और आप मुझे देख सकते हैं शो सावी की सवारी में। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।